Hello friends, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, and today we are going to discuss the current affairs of the first week of the month, November. मतलब लास्ट वीक अक्टूबर के जो पिछले दिन 29 के बाद जो डेट्स आई हैं 29, 30, 30th, 31st, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब लास्ट वीक की जो भी करंट अफेयर्स रही है टिल डेट, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ द ending days of the death days of the month October and the first 4 days of the month of November. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो लिटरली ये 7 दिन की, ये एक हफ्ते की करंट अफेयर्स हम आज कवर करने वाले हैं. आज जो करंट अफेयर्स करने वाले हैं हम, कुछ चीज़ें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कुछ चीज़ें तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए बिफोर without wasting much of our time, let's proceed. The topic which we are going to discuss today and the subjects, सोशल इशू से एक, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से एक भी टॉपिक नहीं है आज, इकोनॉमी सेक्शन से 2, आर्ट एंड कल्चर से 1 और ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम जो यहाँ पे कंटेंट डिस्कस करते हैं वो कंटेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है. उसके अलावा इररेलेवेंट कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं जिसका हमारे एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रिक्रूट्स वगैरह, स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़, ये सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस से रेलेवेंट है. तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, सोशल इशू से, रेडियो डायग्नोसिस फैसिलिटी स्टार्टेड एट भटिंडा एम्स. ठीक है, तो रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, उन्होंने रेडियो डायग्नोसिस फैसिलिटी भटिंडा एम्स के अंदर स्टार्ट किया है और साथ ही एक MBBS स्टूडेंट्स, उनके लिए जो MBBS वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर हॉस्टल की भी इनॉग्रेशन करी है, हॉस्टल को भी फाउंडेशन वॉज लेड. अब एम्स भटिंडा जो है हेल्थ केयर है, ये हमें पता होता है कि सेंट्रल की एक स्कीम चलती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसके तहत ही इनका 2 मकसद होता है कि ऑलरेडी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेजेस हैं उनको उनकी अपग्रेडेशन के लिए और फिर नए जैसे कि एम्स जैसे हॉस्पिटल्स, उनकी मंजूरी देने के लिए या फिर उनको बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत ही ये सारी चीज़ें बनती हैं. और इसके तहत ही भटिंडा एम्स भी बनी थी और रेडियो डायग्नोसिस फैसिलिटी जो पहले नहीं था वहाँ पे, अब ये स्टार्ट हो गया है. अब रेडियो डायग्नोसिस फैसिलिटी क्या है आपको पता होना चाहिए कि रेडिएशन की मदद से जो टेस्टिंग्स वगैरह होती हैं, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो ये फैसिलिटी पहले वहाँ पे नहीं थी, पहले OPD वगैरह तो थी वहाँ पे. ठीक है, इट शैल हैव अ हॉस्पिटल विद कैपेसिटी ऑफ 750 बेड्स. ठीक है, एज ऑफ नाउ OPD सर्विसेज इन डेंट, ये सारे जगह पे OPD सर्विसेज थे पर डायग्नोसिस की, रेडियो डायग्नोसिस की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी. तो लोगों को, जो यहाँ के जो लोग थे, उनको दिल्ली जाना पड़ता था या फिर कहीं और पड़ता था या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ते थे. अब भटिंडा एक एम्स, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है. ठीक है, सेंट्रल फंडिंग से बनती है, तो वहाँ पे अगर रेडियो डायग्नोसिस फैसिलिटी नहीं है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये. तो अब वहाँ पे जब ये आ गया है, अब डायग्नोसिस फैसिलिटी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, तो अब वहाँ के लोगों को अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. अब यहीं पे उनके सारे चेकअप्स हो जाएंगे, जो बड़े से बड़े चेकअप्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई मेजर डिजीज़ होती है या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या कोई मेजर डिजीज़ है, उनके लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो वो फैसिलिटी पहले नहीं थी, लेकिन अब स्टार्ट हो गया. तो अब लोगों को दिल्ली या फिर वेलोर या फिर दूसरे जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इट इज़ अ मेजर डेवलपमेंट फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. अब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये स्टार्ट हुई थी 2003 में. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस इन अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड रिलायबल टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज. टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. टर्शियरी जो हेल्थ केयर होती है वो सबसे टॉप लेवल की, समझ लो,
हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जहाँ पे सारे बड़े बड़े बीमारियों के इलाज और बड़े बड़े सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे पाई जाती है। टर्शियरी हेल्थ सेक्टर, टर्शियरी हेल्थ सर्विसेज सही बोलते हैं। अब जैसे एम्स के अंदर है तो कोई किसी को कैंसर है, तो कैंसर है तो वो जाके कोई हमारी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है वहाँ पे जाके वो चेकअप नहीं कराएंगे, वो उसमें टर्शियरी सर्विसेज के लिए जाना पड़ेगा। तो वो कहाँ जाएंगे? एम्स में जाएंगे या फिर और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड ऑल्सो टू ऑगमेंट फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड उनकी भी अपग्रेडेशन के लिए इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट हैज 2 कंपोनेंट्स, सेटिंग अप न्यू एम्स, ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन वेरियस स्टेट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने हैं उनकी भी अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, ये जो स्कीम चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके 2 कंपोनेंट है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ईच मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन इज शेयर्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट बोथ। जो भी कॉस्टिंग होती है कुछ ज़्यादा पार्ट सेंटर देते हैं और कुछ पार्ट स्टेट को भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्कीम हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट बेस में ये भी पूछा जा सकता है कि 100% शेयर के 100% पेमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर रेशियो दे देते हैं कि 60-40 शेयर करते हैं या 90-10 करते हैं। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किया अभी। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आर्ट एंड कल्चर से डॉक्टर सिद्धू न्यू वाइस चांसलर ऑफ भटिंडा टेक यूनिवर्सिटी। डॉक्टर बूटा सिंह, देखिए ये इसलिए मैंने आपको बताया था कि पर्सन इन न्यूज़ या रिक्रूटमेंट जो भी होता है स्टेट के अंदर हम वो कवर करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में यह पूछ लिया जाता है किसके कौन चेयरमैन है, किसके कौन मिनिस्टर है, किसका कौन क्या है। तो नए रिक्रूट्स जो होते हैं वो ही पूछा जाता है। करंट में जो रिक्रूटमेंट होती है या फिर करंट अफेयर्स में जो चल रही होती है, किसी के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी भी चल रही होती है तो वो ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि डॉक्टर बूटा सिंह हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू वाइस चांसलर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी भटिंडा। हिज अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव्ड बाय द पंजाब गवर्नर। ठीक है, आपको चांसलर जो होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी, आपको तो ये पता है गवर्नर होते हैं, लेकिन वाइस चांसलर उनको अपॉइंट किया गया, अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता कौन, और जो चांसलर्स होते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में वो होता कौन है? एक्स ऑफिशियो, याद रखिए, गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो, चांसलर होते हैं सारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, प्रायर टू हिज न्यू असाइनमेंट डॉक्टर सिद्धू वाज ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार एंड डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट द यूनिवर्सिटी। उसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार एंड डीन थे। He was one of the panel of the 3 candidates approved by board of governors of the university. The others were, ये सारे लोग थे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन रिसेंटली पंजाब जीके के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पंजाब जीके के अंदर ये पूछा जा सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी भटिंडा, उसके नए वाइस चांसलर नियुक्त कौन हुए हैं। या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वाइस चांसलर को कौन रिक्रूट करता है, या फिर गवर्नर से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में भी देख लीजिए थोड़ा। पंजाब टेक महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी is a state technical university of Punjab located in Bathinda, Punjab. It was established in 2015 and has jurisdiction over 11 districts. Namely, university will function from upgraded ज्ञानी जैल सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैंपस। ये सारे इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पूछा, ये यूनिवर्सिटी कब आई थी नहीं आई थी, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। इकोनॉमी सेक्शन से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट फंड फॉर पंजाब। अब रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या है कि रूरल डेवलपमेंट फंड जो पंजाब गवर्नमेंट को मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि जिस चीज़ के लिए आपको ये फंड दिया जा रहा है, ये फंड आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस फंड को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं और यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फंड को रोक दिया है। ठीक है, और कुछ टसल चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के बीच में। देयर हैज़ बीन अगर हम बात करेंगे तो देयर हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ, देयर हैज़ बीन पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ, फार्म बिल्स को भी लेके स्टैंड ऑफ चल रही हैं।
तो ये these we can also see some kind of political gimmicks over there also. तो इसीलिए अभी ये देखना जा रहा है कि रूरल डेवलपमेंट फंड होता है। अभी ये रूरल डेवलपमेंट फंड क्या है? ये रूरल डेवलपमेंट फंड ये होता है कि रूरल डेवलपमेंट फंड इज द 3% cess levied on the purchase or sale of agricultural products under Rural Development Act 1987, which is executed by Punjab Rural Development Board with the Chief Minister as its chairman. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब वीट और पैडी को भी स्टेट से खरीदती है तो उस पर 3% टैक्स लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है। और सेस आपको पता होना चाहिए कि सेस जब हम लगाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज पे सेस लगाते हैं, तो सेस मतलब when we say cess is implemented for a particular purpose. Environmental cess, clean energy cess, रूरल डेवलपमेंट फंड सेस या रूरल डेवलपमेंट सेस, इस तरह से सेस मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है। एजुकेशन सेस तो वो सिर्फ एजुकेशन में ही यूज होगा, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का हक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से चाहेंगे वो इंप्लीमेंट करेगी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए 3% सेस इंप्लीमेंट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट 1987। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब वीट पैडी ये सब खरीदती है, तो पंजाब गवर्नमेंट से जब खरीद रही थी तो 3% उस पर चार्ज लगाया गया था। तो वही फंड 3% जो है बाद पे ठीक है, दिस फंड इज सपोज टू बी यूज फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंड आउटसाइड मंडीज। द फंड्स कम मेनली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज एजेंसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच बाइज अराउंड 13 मिलियन टन्स ऑफ वीट एंड 16 मिलियन टन्स ऑफ पैडी एवरी ईयर। जो खरीदती हैं तो उसी टाइम पैसा दिया जाता है एक्स्ट्रा 3% सेस। और ये बोला जाता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पे खर्च करना है, द फंड इज सपोज टू बी यूज फॉर द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एंड अराउंड आउटसाइड मंडीज। इनके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए वो 3% सेस दिया जाता है स्टेट को कि आप वहां पे इनमें इनके डेवलपमेंट के लिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपको ये सेस दिया जा रहा है, आप उसे इंप्लीमेंट करें। बट यहां पे ये देखा जा रहा है कि देयर हैव बीन चार्जेस इन द पास्ट दैट इट वाज डाइवर्टेड बाय स्टेट फॉर अदर पर्पसेस। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि आपको किसी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हम आपको सेस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और आप इस फंड को डाइवर्ट कर रहे हो, कहीं और लगा रहे हो, तो हम आपसे आज से आप अब से ये फंड हम विथहोल्ड करेंगे, नहीं देंगे आपको, ये रूरल डेवलपमेंट फंड जो पंजाब की, ठीक है। बेसिकली ये एमएसपी वाली सीन एंगल बन जाता है यहाँ पे कि एमएसपी पे परचेस करते हैं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा देना पड़ता है, कुछ परसेंट ज़्यादा देते हैं स्टेट्स को कि लीजिए आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। वो रूरल डेवलपमेंट फंड के नाम से आता है 3%, ठीक है। लेवाइड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अंडर द रूरल डेवलपमेंट फंड, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है उस पर 3% लगा दिया जाता है इस पर्पज़ के लिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ बोल रहे हैं कि आप ये फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं और पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम आज से वी आर विथहोल्डिंग दिस फंड फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब। और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा टशल चल रहा है उनके बीच में, देयर इज अ पॉलिटिकल टशल या स्टैंड ऑफ बिटवीन देम, वी कैन सी सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल वेंडट ओवर देयर। तो ये सारे इशूज सरफेस कर रही है अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेप्ट ऑन फार्म लोन लेबरर्स 4 times देयर एनुअल इनकम। अब ये जो फार्म लेबरर्स की हम बात कर रहे हैं, फार्म लेबरर्स मतलब कि पंजाब के अंदर जो लेबर्स आते हैं काम करते हैं खेतों पे, बिहार से आते हैं और कहीं झारखंड से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, ज़्यादातर बिहार से आते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अब एक सर्वे किया गया था, ठीक है, सर्वे किया गया है, तो सर्वे ये बता रहे हैं, तो सर्वे ये बता रहा है कि 81% फार्म लेबरर्स जो हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और वो कर्ज उनका कितना है, उनकी जो इनकम है उससे 4 गुना ज्यादा कर्ज है उनका। तो इनकम से 4 गुना ज्यादा कर्ज है उनका, और जिसके कारण फार्म सुसाइड्स होते हैं। और ये लोग उनमें से हैं जो फार्म सुसाइड कर रहे हैं या फार्म सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अब ये इशू इसलिए सामने आ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद 2 एजेंसीज इन्वॉल्व थी यहाँ पे, एक स्टेट की भी थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी वो इन्वॉल्व थी यहाँ पे। उनका ये मानना है कि फार्म सुसाइड्स ना हो उसके लिए
पंजाब गवर्नमेंट को पैसे देने थे रिहेबिलिटेशन के लिए 3 लाख रुपए करके, या फिर उनके फार्म कर्ज के लिए। लेकिन यहां पे ये पाया गया है कि 80% लोगों का जो कर्ज का जो एप्लीकेशन, 80% एप्लीकेशन फॉर द फार्म लोन्स हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन। विल सी टू इट व्हाट आर द रीजंस। सुसाइड के बाद भी बहुत सारे रिहेबिलिटेशन पैकेज मिलने थे, वो भी नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे भी लूप होल्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उनकी सर्टिफिकेशन नहीं हो रही है, लोग वहां पे जो है पढ़े लिखे नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज वहां पे आ रहे हैं और इनकी जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है वो नहीं मिल रही है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो विल सी टू इट। अब यहां पे देखिए, द डेट ऑन द फार्म लेबरर्स इन पंजाब इज 4 times द एनुअल इनकम। 81% laborers households in Punjab are indebted, with the average debt of each of these households pegged at rupees 1,80,000 this amount. Their average annual income is 23,000 रुपए है और उसका कर्ज कितना है? 1 लाख रुपए। It is this indebtedness that is pushing farm laborers to commit suicide. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। Surprisingly, in spite of Punjab government's policy to compensate and rehabilitate farmers and farm laborers who commit suicide because of their inability to repay their debts, rupees 3 lakh is given. Majority of the laborers do not get the compensation because they are unable to produce documents. अब कौन से documents हैं? Documents कौन से? Including postmortem reports, support their claim because of illiteracy. These are the findings of the study, livelihood of agricultural laborers in Punjab. Livelihood of agricultural laborers in Punjab. ये स्टडी की गई थी, उसके बाद ये सारे फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली है। अब ये स्टडी कौन कंडक्ट कराता है? इंस्टीट्यूशन कौन इन्वॉल्व है? ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इनोवेटिव स्टडीज, ये कंडक्ट करवाती हैं। A Patiala based think tank of economics working on different aspects of Punjab's economy. The study is now being submitted to state government by the center. ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इनोवेटिव स्टडीज पटियाला के अंदर है, वो स्टेट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दिया है कि या ये लूप होल्स वहां पे पाया जा रहा है। अब और भी चीजें जो फाइंडिंग्स रिपोर्ट से आ रही है, द ट्रांजिशन ऑफ परमानेंट एग्रीकल्चर लेबर टुवर्ड्स कैजुअल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ मोनोक्रॉपिंग कल्चर। मतलब ट्रांजिशन, जो परमानेंट एग्रीकल्चरल लेबर थे वो किधर जा रहे हैं? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में। क्यों? मोनोक्रॉपिंग मतलब सिंगल क्रॉपिंग। पंजाब के अंदर जो मोनोक्रॉपिंग कल्चर डेवलप हो रही है उसके कारण। अब मोनोक्रॉपिंग है तो साल में अगर जहां जहां पे मोनोक्रॉपिंग स्टार्ट ज्यादा उसकी तरफ पुश हो रहा है, तो एक ही क्रॉप है, एक ही क्रॉप में कितना दिन वो काम मिलेगा उनको? कितने दिन की लेबर मिलेगी उनको? पूरा साल तो एक ही चीज की खेती हम नहीं कर सकते। और एक ही चीज की खेती होती है तो पूरे साल नहीं होती, मैक्सिमम 6 महीने होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसके लिए परमानेंट लेबर से कहां जा रहे हैं? वो मोनोक्रॉपिंग कल्चर की वजह से कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। The proportion of sole laborer agricultural household had declined from 88% in 1987 to just 7% in 2018-19। मोनोक्रॉपिंग की वजह से जो एक टाइम पे 88% लेबर यहां पे थे, आज कितने बच गए हैं? 7%। ये सारे लाइवलीहुड फॉर पंजाब ये स्टडी ये बता रही है, कंडक्टेड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड इनोवेटिव स्टडीज। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रिपोर्ट कोट करना है। और याद रखिएगा, फार्मर्स इशू इज कुछ सालों से तो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू फार्म सुसाइड्स और फार्मर्स को लेकर चल रही है आज के टाइम पर, हमेशा से हिंदुस्तान के अंदर रहा है। तो इसके बारे में तो यू नीड टू कवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, और ये सारे रिपोर्ट्स अगर आप अपने आंसर में खास करके मेंस में कोट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट एन एज ओवर अदर एस्पायरेंट्स और अदर आंसर्स। ठीक है, The study proves the plight of the agricultural laborers in a so-called agricultural developed economy of the state. The reverse migration of labor in the aftermath of the lockdown imposed earlier this year only added to their miseries. अब जैसे लॉकडाउन हुआ था तो मतलब जो लोग बिहार से यहाँ आए थे पंजाब के, अब पंजाब से वापस फिर चले गए बिहार,
तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और भी खराब हो गई, एडेड टू देयर वोज। यही ये रिपोर्ट बता रही है कि ये लॉकडाउन के बाद उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब जो स्टडी करने के बाद, वो ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही है पंजाब गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप इनकी सफरीज के बारे में कुछ करिए, इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको प्रॉमिस किया गया है, जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है वो, और साथ में जो लोन वेवर के लिए मिलता है या फार्म सोसाइटीज के लिए जो ये लोन दिए जा रहे हैं, फार्म लोन दिए गए हैं या दिए जाने हैं, वो उनको आप पूरा करिए, दीजिए। जो भी लूप होल्स है उसको आप देखिए और इनको दीजिए और इनको ये डेट ट्रैप से बाहर निकालिए, वरना ये फार्म सोसाइटी के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे पंजाब के अंदर। अब ये कुछ रिकमेंडेशंस थी गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। We address problem of indebtedness since it is mainly from non-institutional source. ये कॉज ऑफ कंसर्न है इनकी जो कर्ज है, क्योंकि वो जो लिया गया है नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से लिया गया, मनी लॉन्डर, स्रफ, स्काई रॉकेटिंग इंटरेस्ट में लिया गया है। और इसकी बर्डन इतनी ज़्यादा होती है कि किसानों को फिर उस लेबरर को कुछ ऑप्शन नहीं मिलता और वो सुसाइड की तरफ बढ़ पड़ते हैं। तो रिकमेंड गवर्नमेंट को ये किया जा रहा है कि आप उस लोन को, इंडेटनेस को देखिए। ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर से ली गई है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। प्रोवाइड कंपनसेशन टू ऑल फार्मर्स या लेबरर्स हु कमिट सुसाइड आफ्टर अटेस्टेशन फ्रॉम द विलेज पंचायत। कंपनसेशन दीजिए लेबरर्स को जो सुसाइड कर चुके हैं या करते हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ये सुसाइड के केसेस कम हो लेबरर्स की। अब एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है कि जब जैसे कि मोनोक्रॉपिंग स्टार्ट हो गई है, तो मोनोक्रॉपिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो परमानेंट एग्रीकल्चरल लेबरर थे वो वहां से ट्रांजिशन फेज में क्या करते हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप नहीं कर सकते तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में उनकी इंप्लॉयमेंट बढ़ाइए। नॉन फार्म इन द सेंस नॉन फार्म एक्टिविटीज में बढ़ाइए। ये मनरेगा के अंदर जो 100 दिन की आप नौकरी दे रहे हैं, इसे आप कम से 300 दिन कर दीजिए, ताकि उनके पास 9 महीने की या 9 महीने से ज्यादा 10 महीने की उनके पास नौकरी रहे, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रहे, और वो फार्म सुसाइड की तरफ ना जाए। ठीक है, वो सुसाइड की तरफ ना जाए। तो मनरेगा के अंदर 100 दिन की 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलती है बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, बीपीएल फैमिलीज को। तो वहां पे बोला जा रहा है कि आप 100 दिन के लिए जो मनरेगा के अंदर काम दिया गया है, आप 300 दिन कर दीजिए, तो उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वो बर्डन और कम हो जाएगा। सेफगार्ड लैंड रिलेटेड लीगल एंटाइटलमेंट्स ऑफ लैंडलेस लेबरर्स, एंश्योर दे गेट 1/3 ऑफ विलेज कॉमन लैंड। मतलब अब इतने लेबरर को ऐसा करिए कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या कॉमन लैंड है, वहाँ पे उनको थोड़ी ज़मीन हक दिलाने की काम करिए, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर उनको दीजिए, ताकि वो भी अपनी ज़मीन पे खेती बाड़ी करें, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ी इंप्रूव कर पाए। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स आपको जो मैं बताना जा रहा हूँ, कि ये स्टार्टिंग पे भी मैंने बताया था कि 80% लोगों को द लेटेस्ट स्टडी बाय स्टेट एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट शोज 898 फार्म लेबर्स कमिट सुसाइड बिटवीन 2015 एंड 2018-19। 900 लोग सुसाइड कर चुके हैं 3-4 साल में। बट केसेस ऑफ ओवर 80% ऑफ लेबरर्स फॉर कंपेंसेशन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी वर रिजेक्टेड। ये मैंने आपको पहले ही बताया। 900 लोग सुसाइड करते हैं, इतने लोगों में से 80% लोगों का 80% लोगों का जो कंपनसेशन है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू वेरियस रीजंस। ये मैंने आपको बताया, कंपनसेशन जो मिलनी चाहिए वो रिजेक्ट हो गया है। ये स्टडी बता रही है। दिस शुड सर्व एज एन आई ओपनर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत ही रिजेक्ट हो रही है, तो 80% लोगों का अगर कंपनसेशन पैकेज रिजेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो सुसाइड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एनवायरमेंट सेक्शन से पहला टॉपिक, फार्म फायर केसेस हाईएस्ट इन 4 years। अब देखिए कि पंजाब के अंदर
फार्म फायर स्टबल बर्निंग के केसेस हम देख रहे हैं, हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टडी, रिसेंट स्टडी से ये पाया गया है कि पिछले 4 साल में इस साल 2020 सबसे ज्यादा फार्म फायर केसेस पाए गए हैं। टू 799 फार्म फायर केसेस पाए गए हैं 2020 में। 18 में कितना था, 19 में कितना था, 3135। ये 19 की पूरी रबी क्रॉपिंग जब तक फार्म फायर चलेगी, अभी कुछ अगले महीने तक की ये रिपोर्ट है। लेकिन इसी महीने पे इतने केसेस हो चुके हैं। अक्टूबर 30 तारीख तक का देखिए रिपोर्ट, अक्टूबर 30 तक पिछले साल इतने केसेस थे, लेकिन इतने हो चुके हैं। और अभी अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा केसेस हो चुके हैं फार्म फायर्स के, 10 टाइम्स ज्यादा हो चुके हैं। जिसके कारण जो एयर क्वालिटी है पंजाब की, और खास करके कुछ स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स की, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और जिसके कारण स्टेबल बर्निंग के केसेस हमने देखे हैं। स्टेबल बर्निंग को हमने अच्छे से कवर किया है सारे, और भी इससे पहले जो सेशंस हुए उनमें हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था स्टेबल बर्निंग के केसेस को। इसके क्या है प्रोज कॉन्स, कहाँ किसका इफेक्ट है, क्या है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पाया गया, ये देखिए, संगरूर, पटियाला, 30 अक्टूबर तक की डेटा है ये सारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि डिस्पाइट 8,000 ऑफिसर्स रिक्रूट हुए हैं नए, ठीक है, कॉल सेंटर्स बिठाए गए हैं, 70,000 नई मशीनें लाके दी गई हैं स्ट्रॉ मैनेजमेंट का, इन सिटू मतलब फील्ड पे ही स्ट्रॉ मैनेजमेंट की नए 70,000 मशीनें लाके दी गई है। लेकिन फिर भी पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा केस इस साल पाया गया है अभी तक। इसके पीछे रीजन क्या है, जिसके कारण एयर क्वालिटी भी बहुत डिटीरियोरेट कर गई है, ठीक है। अब जो नोडल ऑफिसर्स हैं, देखिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स यहां पे साथ में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। कौन से डिपार्टमेंट है, देखिए, कॉर्पोरेशन, रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन, ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सब कुछ। फिर भी केसेस सबसे ज्यादा पाए गए हैं। नए रिक्रूट्स भी हुए हैं, नई 70,000 मशीनें भी लाई गई हैं, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा। और सबको इंस्ट्रक्ट किया गया, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि प्रॉपर मैनेजमेंट आप करिए, देखिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और एक्शन लीजिए। जो अगर किसान आपके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसानों का ये कहना है कि जब तक ये सारी चीजें हमारे तक अवेलेबल होती हैं, ये मशीनें जब तक हम पे अवेलेबल होती हैं, बहुत लेट हो जाता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। स्ट्रॉ बर्निंग के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है जब तक ये मशीनें हम अवेल कर पाते हैं। ये किसानों की समस्या है, क्योंकि मैक्सिमम जो किसान है मार्जिनलाइज्ड है, वो इतना इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है कि वो मशीन्स को अफोर्ड कर पाए। तो जब तक उनके पास पहुंचते हैं मशीनें स्ट्रॉ मैनेजमेंट के लिए, तब तक वो रबी की सीजन की जो टाइमिंग है वो जा चुकी होती है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर वो जलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टबल बर्निंग तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। एग्जामिनेशन में ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से 2019 में है या फिर 2020 में कहाँ से सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग के केसेस पाए गए हैं, कौन से शहर की या कौन से डिस्ट्रिक्ट की एयर क्वालिटी सबसे पुअर पाई गई है, सबसे ख़राब पाई गई है पंजाब के अंदर, या सबसे अच्छी है अभी तक फिलहाल 19 में, 20 में। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब हैव द बेस्ट एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर
चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, ये तीनों are the only ones among 23 states and union territories listed in National Clean Air Program to have above average readings, मतलब एवरेज 100 से ऊपर, 104 रीडिंग से ऊपर पिछले 3 सालों में, जिसके PM10 104 से ऊपर रही है। मतलब 3 सालों में कंसिस्टेंट एयर क्वालिटी मेंटेन करके चले हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पे भी इश्यूज हैं, वहां पे भी विल सिट विट, ठीक है। अब ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये इसकी कौन कर, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ट्रैकिंग, एनालिसिस ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ट्रैकिंग, उसके तहत ये की जाती है, ये रिपोर्ट बनाई जाती है। 104 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड इन अ ईयर, 104 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड इन अ ईयर टू गेट एन एक्यूरेट पिक्चर। मतलब 104 उसके ऊपर, 104 उसके ऊपर तक अगर आप रहते हैं तो फिर आप PM10 याद रखिएगा, PM10 की लेवल 104 से ऊपर रहेगी तो फिर उनकी एयर क्वालिटी कंसिस्टेंट ये मानी जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है, ठीक है, सो The list shows Punjab has an average PM10 rating of 133 over the last 3 years, Himachal 125 and Chandigarh 102. This does not necessarily mean that pollution levels have gone down in these states. In fact, pollution levels in all the three continue to be much higher than acceptable CPCB norms and way above the WHO limits of 10 micrograms cubic meter. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ऐसा नहीं है कि इनकी एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसके अंदर ये नहीं है, ठीक है। दिल्ली PM10 के मामले में सबसे वर्स्ट स्टेट है, यूनियन टेरिटरी, फॉलोड बाय झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना है, ये रिपोर्ट जो आई है CSEP कॉम्प्रिहेंसिव, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके तहत पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, ये हमारे लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या, ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। द डैशबोर्ड प्रोवाइड्स अ कंप्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इंडियाज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विच कम अंडर द नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर ये आता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, 2019 विथ एम टू रिड्यूस 20-30% PM10 levels in 122 non-attainment cities by 2024, ठीक है। National Clean Air Program, it was launched by Ministry of Environment Forest in January 2019. It is the first ever effort in the countries to frame national framework for air quality management with a time bound reduction target. It seeks to cut the concentration of coarse particulate PM10, PM2.5, ये सारे इसके अंदर। आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जब बनेगा तो यहाँ पे ये बन सकता है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कौन से पोल्यूटिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिसको कंसिडर किया जाता है। तो किसको कंसिडर किया जा रहा है यहां पे देखिए, PM10 कितना होना चाहिए, मैटर ऑफ डायमीटर 10 माइक्रोमीटर और लेस, फाइन पार्टिकल्स, या फिर PM2.5 एटलीस्ट बाय एटलीस्ट 20% इन नेक्स्ट 5 years विथ 2017 एज द बेस ईयर। याद रखना है 2017 बेस ईयर है और 20% रिडक्शन होना है 4 सालों में। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर कौन से दो पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं, PM10 और PM2.5। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ठीक है।
बेस ईयर याद रखना है 2017. The plan includes 102 non-attainment cities across 23 states and union territories which are identified by Central Pollution Control Board. कौन करता है? Central Pollution Control Board on the basis of their ambient air quality data 2011 से 2015. ठीक है, these are those that have fallen short of the ये National Ambient Air Quality Standards for over 5 years. उन शहरों को ही कंसिडर किया जाता है. कंसिडर करता कौन है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ऑब्वियसली वही करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज. ठीक है, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक टू हरिका वेटलैंड. अब हरिका वेटलैंड पंजाब के अंदर आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे बड़ी वेटलैंड है. इट इज ऑन दिस कॉन्फ्लुएंस ऑफ बीज एंड सतलज रिवर. वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड. इट इज ऑल्सो रामसर साइट. और यहां पे हर साल, जैसे कि अब नॉर्थ में, जैसे कि रशिया, साइबेरियन क्रेन वगैरह हो गया, या साइबेरिया के रीजन के, फिर कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, तो ये बर्ड्स क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं वहाँ से और साउथ एशिया की तरफ आते हैं. और इंडिया के अंदर हरिके, केवलादियो, केरला के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं कहीं ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. अब ये माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, क्या है, वो सारे बर्ड्स वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और यहाँ पे जब तक ठंड रहती है, जनवरी, फरवरी, मार्च या मार्च तक के आसपास यहाँ पे रहते हैं वो. और फिर ठीक जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पे गर्मी बढ़ने लगती है, तो फिर वो यहाँ से माइग्रेट करके फिर वापस उसी रीजन की तरफ जाने लगते हैं. और ये हर साल इनका ये फिनोमिना होता है, इसीलिए इनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है. कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वेटलैंड के अंदर? हरिका वेटलैंड के अंदर. और हरिका वेटलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है अपनी, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. हरिका वेटलैंड सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड. ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं. The birds that has been spotted at the wetland include कौन से हैं? सोवलर, पिनटेल, पाइड एवोसेट्स, गढ़वाल, गॉडविट्स, रेड शैंक, सैंडपाइपर्स, ये सारे, फैल्कन, ऑस्प्रे, ये सारे जो हैं माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हरिका वेटलैंड जो है हमारे पंजाब पीसीएस के एग्जामिनेशन पॉइंट से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, पूछे गए हैं, हर साल पूछे भी गए हैं. ठीक है, द वेटलैंड एंड द लेक were formed by constructing headworks across the Satluj in 1953. Since then, the wetland spread about 41 square kilometers has become a favorite destination among rare varieties of avian fauna. और इसके लिए हरिका वेटलैंड जो है और दो चीज़ के लिए फेमस है, डॉल्फिन्स के लिए और क्रोकोडाइल्स के लिए भी फेमस है. और भी चीज़ों के लिए जो फेमस है वो भी हम देख लेते हैं. लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्थ इंडिया कहाँ पे है? तन साहिब, यहाँ पे. ठीक है, द वेटलैंड एंड हरिका लेक वेर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द हेडवर्क्स ऑफ डैम अक्रॉस कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज रिवर 1953. बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी. इट इज डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर 1990 के अंदर. ठीक है, उसके अलावा और भी थ्रेटेड स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, जैसे इंडस डॉल्फिन्स एंड घड़ियाल्स. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो ध्यान पे रखना ये चीज़ हरिका वेटलैंड के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पीडीएफ के अंदर आपको ये कंटेंट मिल जाएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते, यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगी जो पढ़ना है आपको वेटलैंड के बारे में. बट इसके अलावा भी कहीं पे अगर आपको मिल रहा है वेटलैंड के बारे में, हरिका वेटलैंड के बारे में, तो उसको आप पढ़िए. ठीक है, एंड आई कीप ऑन एडिंग इट ऑन टू योर नोट्स. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस टाइम पे अभी पूछा जा सकता है कि ये माइग्रेटरी, अभी माइग्रेट होकर बर्ड सारे आ रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि इनके ऊपर से क्वेश्चंस आपकी क्वेश्चन पेपर पे सरफेस करेगा. ठीक है,
तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर द टुडे सेशन। ठीक है, आज के लिए जो जितने भी टॉपिक्स थे हमारे हमने कवर कर लिए हैं, जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेंगी तो लोग इसका फायदा उठा पाएंगे और अपनी तैयारी में they'll keep on adding feathers to their cap by adding these important contents या relevant contents from Punjab PCS point of view also, जो about that is about to knock the doors of every aspirant preparing for Punjab PCS 2020। ठीक है, एंड इसके अलावा जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज करनी है पंजाब PCS की, CSAT की, GS की टेस्ट सीरीज, या फिर हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स परचेज करना है, या फिर और भी कोई वीडियो कोर्सेज परचेज करना है या माइक्रो कोर्सेज परचेज करना है, उसके लिए जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहाँ से आप अपने कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, या परचेज करना चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। विल मीट इन द कमिंग वीक अगेन। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।